गुणों की सीप में प्रतिष्ठा। समुद्र में कुछ सीपियां ऐसी है जो स्वाति नक्षत्र की एक बूंद को मोती बना देती है, तो अनेक सीपियां ऐसी भी है जो स्वाति नक्षत्र का ढेरों पानी पीकर भी मोती को जन्म नहीं दे पाती। परंतु जीवन के समुद्र में ऐसा नहीं होता। जिंदगी के सागर में गुणों की समस्त सीपियां प्रतिष्ठा के मोती को जन्माने की क्षमता रखती है। अगर गुण ग्राहकता रूपी स्वाति नक्षत्र की बूंद हृदय में जम जाए तो जीवन में प्रतिष्ठा का मोती अवश्य झिलमिलाता है। मनुष्य अपने सद्गुणों से आदरणीय, अभिनंदनीय और पूजनीय बनता है और अपने ही दुर्गुणों से उसे अनादर और तिरस्कार मिलता है। गुण चाहे कितने ही छोटे क्यों न हो, किंतु उनमें यह विशिष्टता है कि वे आदमी को लोकप्रिय बनाने में माहिर है। जैसे नन्हा सा दीपक अमावस्या की काली मां को चुनौती देता है। एक लघुकाय वज्र भी विशाल पर्वत को खंडित करने की क्षमता रखता है। एक छोटा सा हीरा करोड़ों की कीमत पाता है। यद्यपि उसकी आकृति छोटी, किंतु उसकी गुणों की खूबी से ये विख्याति उसे मिलती है। इंसान के जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य है वे उसके गुण कहलाते हैं। गुणों की खासियत यह है, वे आदमी की प्रकृति और प्रवृत्ति के बीच ब्रिज का कार्य करते हैं। हर इंसान में कोई एक खूबी या अच्छाई अवश्य होती है, वही उसका गुण है। अच्छे को ग्रहण करना एवं बुरे को छोड़ना मानव की सर्वोत्तम विलक्षणता है। इस दुनिया में कुछ सज्जन लोग भी हैं जो अन्य व्यक्तियों के राई समान गुण को पर्वत की तरह मानकर हर्षित होते हैं, तो कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों के तिनके जितने दोष को पहाड़ जितना विशाल बना देते हैं एवं अपनी पहाड़ सी भूल को भी राई जितना मानते हैं। चाणक्य नीति में लिखा है, मंदिर के शिखर पर बैठने मात्र से कौवा कभी हंस नहीं बनता। इसी प्रकार ऊंचे आसन पर बैठने से मनुष्य महान नहीं होता, अपितु वह अपने गुणों से सिरमौर बनता है। आज की दुनिया में पहनावे को आदर मिलता है, गुणों को नहीं। यूं भी आंखें पहली झलक में वस्त्र और मुख मुद्रा को ग्रहण करती है, किंतु गुणों की परख तो मुद्दत से होती है। दूसरों की खूबियों को देखने से, उनका सम्मान करने से और उनके गुणों की सराहना करने से सद्गुणों को ग्रहण करने की पात्रता बढ़ती है। जो दानी व्यक्ति में उदारता का गुण देखता है, त्यागी तपस्वी के त्याग का सम्मान करता है और सदाचारी के नैतिकता की सराहना करता हुआ गुणी जनों को देखकर प्रमुदित होता है, वह गुण चाहक कहलाता है। एक बात तय है, जब तक गुणों के प्रति कशिश नहीं जागती तब तक दोषों से प्रीति बनी रहती है। सद्गुणों की चाहत रखना और उसे ग्रहण करते हुए गुणी जनों की प्रशंसा करना दिव्यता का लक्षण है। आधुनिक परिवेश में गुणानुराग और गुणानुमोदन केवल एक सौदा बन गया है। अगर कोई आपकी अच्छाइयों का मूल्यांकन करता है, आपके दोषों को छिपाता है या आपकी बात का समर्थन करता है, तो उसकी प्रशंसा करने के लिए आप बिना ननुनच के तत्पर हो जाते हैं। असल बात यह है, निष्कपट भाव से और बेशर्त ढंग से गुणों की सराहना हो तो वह हितकारी बनती है। सद्गुणों के बीच प्रशंसा के पोषण से एवं प्रेरणा के सिंचन से पल्वित होते हुए एक दिन प्रतिष्ठा के वट वृक्ष का रूप धारण करते हैं। इसलिए हर इंसान को गुणग्राही बनना चाहिए। दूसरों के गुणों को देखकर मनोमस्तिष्क में अक्सर 3 प्रकार की प्रतिक्रिया उभरती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के जीवन की
बगिया में से सद्गुणों के फूल चुनकर हर्षित होते हैं एवं सद्गुणों की सराहना भी करते हैं। कुछ लोग अवगुणों के कांटे बीनकर निंदा करते हैं तो कुछ लोग गुणों की उपेक्षा कर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। आज हर घट में ईर्ष्या का वास है। इस कारण गुण ग्राहकता का दृष्टिकोण उपेक्षित है। गुण ग्राहकता का नजरिया अपनाने के लिए भ्रमर वृत्ति को स्वीकारना होगा, मक्खी की वृत्ति को छोड़ना होगा। मक्खी मिठाई का ढेर छोड़कर गंदगी में रस लेती है, किंतु भंवरा फूलों पर लगे कांटों से खुद को बचाकर फूलों का मधुर रस ग्रहण करता है। जो दूसरों के अवगुणों में रस लेते हैं वे गंदगी पर बैठने वाली मक्खी के समान है, और जो अवगुण छोड़कर उनके गुणों को ग्रहण करते हैं वे मधुपान करने वाले मधुकर के समान है। जिनका मन गुण चुंबक की तरह कार्य करता है वे हजारों माइल दूर रहे हुए गुणों को भी ग्रहण कर लेते हैं। आज मन अवगुण चुंबक बन गया है, जो दूसरों के दोषों को बड़ी तत्परता से आकर्षित करता है। एक बार किसी सज्जन के घर उनके बाल मित्र मिलने आए। रात्रि का समय था और अकस्मात बिजली चली गई। एकदम से अंधेरा छा गया तो वे सज्जन सरकार को कोसने लगे। पता नहीं कैसी अजीब सरकार है, जब देखो तब यहाँ बिजली चली जाती है। सज्जन के तेवर को ठंडा करने के लिए मित्र ने कहा, अगर घर में कहीं मोमबत्ती रखी हो तो उसे जला लीजिए। वे सज्जन दिया सलाई जलाकर मोमबत्ती ढूंढने लगे, कभी इस अलमारी में तो कभी उस अलमारी में। इस तरह एक एक करके दिया सलाई खत्म हो रही है, किंतु मोमबत्ती नहीं मिली। मित्र ने परामर्श देते हुए कहा, तिलियां देखकर खर्च कीजिए, कहीं ऐसा न हो कि मोमबत्ती जब मिले तो तिलियां समाप्त हो जाए। इस भाग दौड़ में बिजली आ गई और प्रकाश हो गया। वे सज्जन फिर खींच के साथ बौखलाए, राज्य का तो सारा प्रबंध ही बिगड़ा हुआ है। यहाँ जिस विभाग में देखो उसी में त्रुटि है। मित्र ने हंसते हुए कहा, राज्य का प्रबंध अच्छा है या बुरा, परंतु तुम अपने घर का प्रबंध तो देखो। न दिया सलाई रखने का ठिकाना है और न मोमबत्ती अपने स्थान पर है, फिर भी राज्य की व्यवस्था को कोसा जा रहा है। निगाहें होनी चाहिए अपने दोषों की, और इंसान ने अपनी नज़र से हमेशा दूसरों के दोषों को निहारा है। दोषदर्शी लोगों की दशा ऊंट की भांति है। जैसे ऊंट को चाहे अति रमणीय वनस्थली में भी क्यों न छोड़ दिया जाए, फिर भी वह फूलों और फलों की उपेक्षा कर सिर्फ कंटीली झाड़ियों के कांटों का ही आहार ग्रहण करता है। इसलिए एक अरबी कहावत है, अगर बगीचे के समाचार पूछने हो तो बुलबुल से पूछना, कौवों से नहीं। कौवों को तो हरे भरे बगीचे में भी सड़े हुए फल ही नजर आते हैं, किंतु बुलबुल को बगीचे की हरियाली पसंद आती है। प्राय लोग दूसरों के दोषों के प्रति फोटो प्रिंट सा आचरण करते हैं और दूसरों की अच्छाइयों के लिए आईने जैसा व्यवहार करते हैं। फोटो प्रिंट वाली मानवीय प्रवृत्ति में आदमी दूसरों के अवगुणों की छवि को इस तरह से पकड़ता है जो उसके दिल दिमाग में सदा के लिए इम्प्रिंट हो जाती है। दर्पण वाली प्रवृत्ति में मानव दूसरों की अच्छाइयों का मात्र क्षणिक प्रतिबिंब झलकाता है। जैसे ही एक इंसान दूसरों के दोषों को देखता है तो उसका मन तत्काल उस अवगुण की नेगेटिव तैयार कर लेता है। तत्पश्चात जब भी कोई प्रसंग उभरता है वह तुरंत उस नेगेटिव को पॉजिटिव में तैयार कर लेता है। इस प्रक्रिया में आदमी यह भूल जाता है कि दूसरों के दोषों को देखने से और उन्हें स्मृति में रखने से उसकी अच्छाइयों का नुकसान होता है। इसलिए
थोड़ा सा भुलक्कड़ बनकर दूसरों के दोषों को भुलाने का प्रयास करना बहुत बड़ी साधना है। इससे जीवन की सीप में प्रतिष्ठा का आबदार मोती ता जिंदगी जगमगाता रहेगा।